Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Haroon and my roll number is 862986. My topic of presentation is kinetic stability of metal complexes. First of all, what is kinetic stability? कि kinetic stability क्या है? जब इक्विलिब्रियम स्टेज में कोई भी कम्प्लेक्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड को हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंडर स्टडी करते हैं। इस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी में हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस को इन सब को एक साथ डील कर रहे होते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर कम्प्लेक्सेस को हम इनर्ट और लेबाइल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, बजाय स्टेबल और अनस्टेबल टर्म्स के जो हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेबाइल कम्प्लेक्स और इनर्ट कम्प्लेक्सेस क्या हैं। मैं यहाँ पे एक लिगेंड कोई भी सपोज कर लो लिख रहा हूँ। ये मैंने एक लिगेंड लिखा। अब ये जो अटैकिंग लिगेंड है, अगर ये अटैकिंग लिगेंड उस लिगेंड के उस मेटल बॉन्ड लिगेंड में किसी एक लिगेंड को रिप्लेस करके उसकी जगह आकर ख़ुद अटैच हो जाए और ये रिएक्शन रैपिडली हो जाए, तो इस कम्प्लेक्स जो आने वाला कम्प्लेक्स होगा उसको हम लेबाइल कम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर ये वाला जो लिगेंड है मेटल बॉन्ड लिगेंड के किसी भी लिगेंड को या रिप्लेस करे तो बहुत ही स्लोली या बड़ी ही मुश्किलात आती हों या बिल्कुल रिप्लेस ही ना कर पाए, ऐसे कम्प्लेक्स को हम इनर्ट कम्प्लेक्स कहते हैं। डेफिनेशंस हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि लेबाइल कम्प्लेक्सेस आर दोज हुज वन आर मोर लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रैपिडली रिप्लेस्ड। हम उसे रैपिडली रिप्लेस कर देते हैं किसी और लिगेंड के साथ। लेबाइल कम्प्लेक्स को हम काइनेटिक लेबाइल्स भी कह लेते हैं। अब एक कम्प्लेक्स का एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड को रिप्लेस करने की एबिलिटी को हम लेबिलिटी कहते हैं। इनर्ट कम्प्लेक्स आर दोज हुज वन आर मोर लिगेंड कैन एदर आर नॉट बी रिप्लेस्ड, या वो रिप्लेस नहीं कर पाते या वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते या बड़े डिफ़िकल्ट से किसी भी लिगेंड को रिप्लेस करते हैं, उसे हम इनर्ट कम्प्लेक्स कहते हैं। इनर्ट कम्प्लेक्सेस को हम काइनेटिकली इनर्ट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो कम्प्लेक्स है वो इनर्ट है और कौन सा लेबाइल है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो डिसोसिएशन मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू दो कम्प्लेक्सेस हमारे पास बनते हैं, एक है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और एक है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। तो जिस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये लेबाइल है या इनर्ट है, वो बेस है अगर तो मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक होगा तो वो लिबाइल होगा, और अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो इनर्ट होगा, यानी रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगा वो वाला। तो और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स के अंदर nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। sp3d2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ml बॉन्ड जो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स के अंदर लार्ज और वीक होता है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ml बॉन्ड वीक होता है, तो ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आने वाला कम्प्लेक्स जो रिएक्शन होगा वो लेबाइल है या इनर्ट है। तो अब ml बॉन्ड जो आउटर ऑर्बिटल के अंदर होता है वो वीक होता है, तो सो अकॉर्डिंग टू VBT जो आउटर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होगा वो लेबाइल होगा। अब हम बात करते हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स की। तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स में n-1d टाइप की ऑर्बिटल होती हैं, d2 sp3 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। जो ml बॉन्ड इनर ऑर्बिटल के अंदर होता है वो स्मॉल और स्ट्रॉन्ग होता है और स्मॉलर इन एनर्जी होता है। अब जो ml बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिसाइड करती है कि ये इनर्ट है। सो अकॉर्डिंग टू VBT जो इनर ऑक्टाहेड्रल है वो एक इनर्ट है, इनर्ट कम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो मैकेनिज़म्स होती हैं,
एक SN1 डिसोसिएशन मैकेनिज्म होती है जिसके रिजल्ट में स्केयर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी वो कम्प्लेक्स इस फॉर्म में बनता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म एसोसिएशन मैकेनिज्म ने वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्टेट ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। जब ये कन्वर्जन हो रही होती है, यानी एक फॉर्म से SN1 डिसोसिएशन मैकेनिज्म में या SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म में, तो CFSE वहाँ पे ना मतलब इसकी जो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इसमें डिक्रीज़, इसके अंदर कमी आ रही होती है, और जो इसके अंदर डिक्रीज़ आ रही होती है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम EA से डिनोट करते हैं। अगर जो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की ज़्यादा होंगे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स से, तो हम कहेंगे कि CFSE के अंदर कोई लूज नहीं हुआ और उस वक्त जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ये वैल्यू आगे डिसाइड करती है कि आने वाला कौन सा कम्प्लेक्स जो है वो इनर्ट है या वो लेबाइल है। तो अब हम देखते हैं कि इनर्ट कम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू CFT कौन से हैं और लेबाइल कम्प्लेक्स कौन से हैं। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें लार्ज मतलब बहुत CFSE की वैल्यू में ज़्यादा लॉस आ जाए वो इनर्ट या लीस्ट स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लो स्पिन कम्प्लेक्सेस ऑफ D3, D5 और D6 ऑर्बिटल्स हैं वो इनर्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लॉस होती है। लेबाइल कम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू CFT, ऐसे कम्प्लेक्स जिसके अंदर थोड़ी या बिल्कुल ही लॉस ना हो CFSE से, वो लेबाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो लॉस इन CFSE फॉर लो एज वेल एज हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, जैसे इन केस ऑफ D0, D1, D2 टाइप उसके अंदर होती हैं। तो ये जितने भी कम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो लेबाइल और रिएक्ट करेंगे रैपिडली। यहाँ पे एक फैक्टर आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो बाज़ औक़ात कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो VBT के अंदर तो इनर्ट होते हैं लेकिन CFT के अंदर वो लेबिलिटी शो करते हैं, जैसे D8 के केस में हम देखते हैं। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं जो काइनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है, ये यहाँ पे है तो वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे 3 को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है चार्ज ऑफ द सेंट्रल आयंस। तो कम्प्लेक्स ऑफ हाईली चार्ज आयन जो जिस कम्प्लेक्स के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही इनर्ट होगा। तो ये यहाँ पे कुछ लेबिलिटी दिखाई गई है कि लेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्स वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे है, नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। स्मॉलर द साइज़ ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, जितना साइज़ उसका छोटा होगा उतनी ही उसकी लेबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल हेक्सा कम्प्लेक्सेस ऑफ सम बाइवेलेंट आयन जो यहाँ पे दिखाए गए हैं उसके अंदर जो लेबिलिटी ऑफ इंक्रीजमेंट की दिखाई हुई है कि जिसका सेंट्रल मेटल आयंस का चार्ज जितना बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी लेबिलिटी बढ़ रही है। लास्ट जो फैक्टर है वो है चार्ज टू साइज रेशो। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स कंटेनिंग, ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब लिगेंड सबका सेम हो जाए तो देन लेबिलिटी या इनर्टनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स कंटेनिंग द सेम लिगेंड, लेबिलिटी अफेक्ट बाय चार्ज टू साइज रेशो, यानी जितना जिसका चार्ज टू साइज रेशो ऑफ सेंट्रल मेटल ज़्यादा होगा वो उतना ही लेस यानी लेबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी, रिएक्शन की स्पीड उसकी उतनी ही कम होगी। तो हम यहाँ पे दिखाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी, मतलब इनके कैसे कैसे होता है ऑफ सम हाइड्रेटेड मेटल आयंस, जो ये नीचे लिखे हुए हैं इन कम्प्लेक्सेस के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।